Panchayat Raj Institution. Okay, so let's begin with our today's topic, that is Panchayat Raj Institution. So पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग. लेट मी टेल यू वन थिंग कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, वेदर यू आर राइटिंग एनी एग्जाम, वेदर इट इज CDS है, CAPF है, या तो फिर कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, UPSC में भी इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स. लेट मी शो यू फर्स्ट सिलेबस हियर. यू सी हियर इन सेक्शन 5.3 में. ओके, यू सी हियर इन सेक्शन 5.3 पंचायत राज एंड सोशल चेंज. ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का सिलेबस है. हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं अभी. ओके, सो यू सी हियर पंचायत राज एंड सोशल चेंज, राइट. सो वर्ड्स पे ध्यान दो. यहाँ पर वर्ड सोशल चेंज इट इज़ एसोसिएटेड विथ पंचायत राज. ओके, सो दे कैन आस्क यू ए क्वेश्चन कि व्हाट सोशल चेंज हैज़ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ब्रॉट इन, कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के वजह से सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है. ओके, सिलेबस को ध्यान से देखा करो. समटाइम्स यू नो सिलेबस इटसेल्फ टेल यू कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. नाउ यू सी हियर, लेट मी शो यू सम ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन. यू सी हियर इन 2016 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो ये UPSC 2016 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है. इट सेज कि फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज द मिनिमम age prescribes for any person to be a member of panchayat is 25 years. Okay, this is the first statement. And second statement it says कि a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Okay, panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. ये क्वेश्चन समझा क्या आपको? ये स्टेटमेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? इट सेज कि जैसे इमेजिन करो कि पंचायत की लाइफ 5 ईयर्स की है. ओके, 5 साल पंचायत की लाइफ है, और अगर 3 साल के अंदर में पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाती है, सो वी नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द पंचायत. सो विल दैट पंचायत विल रिमेन फॉर द रिमेनिंग 2 ईयर और दैट विल फॉर्म फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो पूछा है यहाँ पर. सो द स्टेटमेंट सेज कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट सेज कि अ पंचायत इफ इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड that will be for the remaining period. Okay, so अगर 3 साल में अगर पंचायत डिसॉल्व होती है, राइट, और अगर उसके बाद में फिर अगर नई पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, सो दैट विल बी यू नो रिमेन इन द ऑफिस फॉर द नेक्स्ट और रिमेनिंग 2 ईयर्स. सो वो बोला है यहाँ पर, एंड दे हैव आस्क्ड यू कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. वी विल सी, है ना. जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे इस सिलेबस को, ये टॉपिक को, वैसे ही हम लोग वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ओके, लेट मी शो यू सम ऑफ द मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजी. ओके, यू सी हियर इन 2021 में क्वेश्चन नंबर 4B. ओके, 2021 क्वेश्चन नंबर 4B, व्हाट डज इट से कि डिस्कस द रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल पावर हायरार्की इन रूरल इंडिया. Discuss the role of Panchayat Raj institutions in transforming traditional power hierarchy in rural India. Okay, see the next question in 2019 में question number 5B, Panchayat Raj as a facilitator of social inclusion in rural society. You see the word social inclusion. Panchayat Raj as a facilitator of social inclusion in rural society, है ना. सो सोशल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया ये क्वेश्चन. द नेक्स्ट एग्जांपल इज 2018 में क्वेश्चन नंबर 5B. ओके, इम्पैक्ट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया. सो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का रूरल एरिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ है. ओके, सो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है. इफ़ दे हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया, सो यू हैव टू राइट मेनी डायमेंशन. सोशल डायमेंशंस है, पॉलिटिकल डायमेंशंस है, इवन इकोनॉमिक डायमेंशन है ना. वुमेन की लाइफ पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, कैसे इन लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई, ओवरऑल रूरल एरिया में कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है. सो दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर, राइट. सो इधर दे विल आस्क यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो फिर दे विल आस्क यू यू नो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन.
Okay, so now let's begin with our today's topic. This is just question, and like this there are so many questions UPSC has asked in last 15 or 20 years. So let's begin with our today's topic, that is Panchayat Raj institution. Okay, see, if you listen any background noise, please ignore. Okay, please ignore. ये थोड़ा सा crowded area है, so in case अगर background में कोई noise आती है, so please उसको ignore करो. Okay, see, let's go back to our very basic discussion. See, India में earlier there were only two types of government, right? First one is central government और second is state governments. एक central government है इंडिया में, that is also called as union government, है ना? पॉलिटी में पढ़े होंगे आप लोगों ने यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट. सो हर स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट है, राइट? सो दोनों भी गवर्नमेंट्स के रोल क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सब्जेक्ट्स अपने हाथ में रखे. द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर केप्ट अंडर द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर केप्ट अंडर द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेलवे, राइट? देन वी हैव फॉरेन अफेयर्स. सो ऐसे जो सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनका नेशनली इंपॉर्टेंस है, सो दो सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, राइट? देन वी हैव पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, राइट? देन वी हैव पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ. So all these subjects are kept under state government. Okay, so the matter of day-to-day administration, they are kept under the hands of state governments. Now you tell me कि what about rural governments? What about rural area, local areas? क्योंकि इस एरिया एक्चुअली इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है ना? बिकॉज अल्टीमेटली तो रूरल एरिया या फिर विलेज एरिया दैट कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट ओनली. इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है. बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि दोज ऑफिसर्स, राइट, दोज ऑफिसर्स हु आर सिटिंग इन द मेट्रो सिटीज या तो फिर कैपिटल सिटीज में जो ऑफिसर्स रहते हैं, डू दे रियली हैव अ टाइम टू एक्चुअली गो टू द फील्ड एंड प्रैक्टिकली सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स? दे डू नॉट हैव इनफ टाइम. उनका मोस्टली जो काम है वो ऑफिशियल वर्क रहता, मतलब स्कीम्स बनाना है, स्कीम्स फॉर्मुलेट करना, राइट? स्कीम्स को मॉनिटर करना, इंप्लीमेंट करना. सो ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट अंडर द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट? सो ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में दी गई, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में, है ना? सो एक्चुअली उन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स का मेन जो काम रहता है वो फाइल वर्क रहता है. स्कीम्स बनाना है उनको, स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना है, या तो फिर स्कीम्स को ट्रैक करना है कि वेदर दे आर बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. बट रूरल एरिया में जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, है ना, दीज चैलेंजेस दे कैनॉट सॉल्व. दे कैनॉट गो टू द रूरल एरियाज आस्किंग ऑल द पीपल्स की व्हाट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दे आर फेसिंग. उनके पास, वो ऑफिशियल्स के पास उतना टाइम नहीं है ना? सो रूरल एरिया या तो फिर लोकल एरिया के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से हमको अगर डील करना है, सो वी नीड टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल. ओके, सो दिस लोकल पीपल, दे विल सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स through the local government. Okay, so what we are doing is we are also forming the government at local level. This local government will be consisting of local people, and this local people, they will solve the local problems, है ना? क्योंकि ये जो local लोग हैं, these local people know the challenges of local government, right? local level पे जो challenges और problems आते हैं, these challenges they know very well. लोकल पीपल नोज दिस चैलेंजेस वेरी वेल, है ना? गवर्नमेंट के पैसे कहाँ पर यूटिलाइज करने हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रूरल एरिया में कैसे करना है. सो ऑल दिस थिंग्स दिस लोकल पीपल नो वेरी वेल. सो व्हाट वी आर डूइंग अल्टीमेटली इज वी आर इन्वॉल्विंग दिस पीपल टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, सो यू सी हियर व्हाट वी आर डूइंग इज लोकल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय whom? local people. And how they are going to solve? through formation of local government. So वो लोग local government establish करेंगे
और लोकल चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे. अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट लोकल लेवल. ओके, सो अगर रूरल एरिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वी नीड टू बी वेरी मच कंसर्न अबाउट दी लोकल एरियाज, है ना. इंडिया का 67% पॉपुलेशन तो विलेजेस में रहता है. इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस, है ना. वो सेड दिस, इट इज सेड बाय गांधी कि इंडिया विलेजेस में रहता है. अगर हम चाहते हैं कि इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट फास्ट हो, सो वी नीड टू कंसिडर दी फास्टर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, है ना. इसका डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स अल्टीमेटली दैट विल लीड टू दी डेवलपमेंट ऑफ एंटायर इंडिया, राइट. सो अभी इसको मिटा देते हैं हम लोग. सो नाउ वी हैव गवर्नमेंट एट 3 लेवल, राइट. वी हैव गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, we have government at the state level, and we also have government at the local level. So now we have 3 types of government. First one is central, second government it is we have state, and third government is we have local government. Okay, local government. So हम लोग क्या करेंगे कि अब पंचायत इस्टेब्लिश करेंगे, and this पंचायत it means गवर्नमेंट एट ऑल द 3 लेवल. सो विलेज लेवल पे भी पंचायत रहेंगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम पंचायत. तालुका लेवल पे भी पंचायत रहेंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लॉक पंचायत और मंडल पंचायत. एंड वी विल ऑल्सो इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दैट इज कॉल्ड एज जिला परिषद. ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज जिला परिषद. सो नाउ वी हैव गवर्नमेंट एट दी 3 लेवल्स. ओके, सो जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहता है, वैसे ही नाउ वी हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ओके, लिसन टू दिस वर्ड वेरी केयरफुली. दिस इज रिजल्टिंग इन दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहता है, पॉलिटी में पढ़े हो क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. What is horizontal distribution of power? See, there are 3 organs of government. First one is we have legislature. Right? Then we have executive, and third is we have judiciary. Right? So horizontally, if you see, कि we have distributed power among the 3 organs of government. Legislature के हाथ में पावर है कि वो एक्ट बनाए, एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर है कि वो एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, राइट. और जुडिशरी के हाथ में हम लोगों ने क्या पावर दिया है कि वेदर गवर्नमेंट जितने भी एक्ट बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बना रही है या नहीं, दैट इज उसको कौन चेक कर रहा है? जुडिशरी. सो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है ना. ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दे आर वर्किंग इन देयर ओन स्पीयर, राइट. फर्स्ट थिंग, ऑल इनके हाथ में हम लोगों ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टली, एंड देयर इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, राइट. सो ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस भी कर रहे हैं. ओके, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेम वी हैव देयर इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बना रही है. स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट से ऊपर काम कर रही है. एंड देन वी ऑल्सो हैव इस्टेब्लिश थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के भी हाथ में देर आर सम सब्जेक्ट्स एंड सम पावर्स, और लोकल गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है, राइट. सो वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड द पावर वर्टिकली. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, नाउ टेल मी वन थिंग कि पंचायत को इस्टेब्लिश करने का बेनिफिट क्या है? ठीक है, लोकल लेवल पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि वी आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग डेमोक्रेसी टू द लोकल लेवल, है ना. इसको बोलते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल to be a part of government. Okay, so now this development process has become more democratic now. अभी हम लोग उनको political power दे रहे. Those
पीपल जिन लोगों को पॉलिटिकल पावर अभी तक डिनाई किया गया, नाउ वी आर इन्वॉल्विंग देम टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। विलेज एरिया में पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में रहता था? विलेज एरिया में पॉलिटिकल पावर इट वाज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ जमींदार, है ना, जागीरदार, लैंड ओनर्स। सो इन सब लोगों के हाथ में, पटेल्स, इन सब लोगों के हाथ में विलेजेस में पॉलिटिकल पावर था। क्यों? बिकॉज दे वेर रिच, है ना। पहले तो इकोनॉमिक पावर रहता है एंड विथ इकोनॉमिक पावर कम्स पॉलिटिकल पावर, है ना। पहले तो दिस पीपल आर वेरी रिच एंड बिकॉज ऑफ बीइंग रिच दे ऑल्सो स्टार्ट्स डोमिनेटिंग दी लोकल पॉलिटी। सो इन लोगों के हाथ में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर था विलेजेस में, है ना। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग द पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, वी आर इन्वॉल्विंग द पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, वी आर इन्वॉल्विंग दी वुमन, है ना। सो एससीज, शेड्यूल कास्ट, फिर उसके बाद में वी आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वी आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग द वुमन टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हम लोगों ने, इट मीन्स गवर्नमेंट ने इन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, दिस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनको अभी तक लॉ मेकिंग प्रोसेस या फिर पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। अब वी आर इन्वॉल्विंग दिस लोकल पीपल टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसके वजह से क्या हो रहा है, वी आर, पॉलिटी तो इंक्लूसिव हो ही रही है, राइट, बट सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। जिन लोगों का सोशल स्टेटस अभी तक सोसाइटी में लो था, नाउ विद द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स तो है ही, पॉलिटिकल पावर तो आ ही रहा है, बट इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग itself the social power, okay, social change एक आ रहा है ना। so this is the secondary benefits of establishing the पंचायत राज institutions। local level पे problems और challenges तो solve हो ही रहे, but apart from this local level पे अब जो society का एक section था जिसको अभी तक power deny किया गया, we are also involving them to be the part of government, we are providing them political power and we are also, that ultimately also leads to the social change, okay। so this is the direct and indirect all these benefits of Panchayat Raj institution, right। now let's move towards the history of Panchayat Raj institution। so अभी हम लोग Panchayat Raj institutions की history देखेंगे, okay। so let me erase all these things। so now let's move towards the second important area, that is history of Panchayat Raj institution, okay। now you see here 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, राइट। 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई यहाँ पर, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए, और उसके बाद में आफ्टर 40 ईयर्स 1992 में दिस एक्ट इट वाज पास्ड एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1993। This act came into force in 1993, okay। see 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नाउ इट वाज ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स टू एस्टैब्लिश पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ओके। इससे पहले भी पंचायत थे इंडिया में, लिसन वेरी केयरफुली, इससे पहले भी बिटवीन दिस 40 ईयर्स देयर वेर पंचायत प्रेजेंट इन इंडिया, बट दिस पंचायत वेर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, okay, these panchayats were not organized, these panchayats were not uniform in their structure, right। किसी स्टेट में 2 tier structure है, किसी स्टेट में 2 tier structures था, किसी स्टेट में 3 tier structure है ना। किसी स्टेट में प्रॉपर इलेक्शंस हो रहे पंचायत के, बट दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन नहीं हो रहे, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी कि मेंबर्स कितने रहेंगे पंचायत के। सो ये सब प्रॉब्लम्स थे। इन सब चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 1992 में, एंड दैट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1993। और उस एक्ट के अंदर एवरीथिंग इट वाज स्पेसिफाइड, एवरीथिंग इट वाज क्लियरली मेंशन इन द एक्ट कि पंचायत का लाइफ स्पैन कितना रहेगा, पंचायत के मेंबर्स कौन रहेंगे, रिजर्वेशन कितनी आ जाएगा, इलेक्शंस कब होंगे पंचायत के, कौन सी अथॉरिटी इलेक्शंस कंडक्ट करेंगी, ऑल दिस थिंग्स वेयर मेंशन्ड इन द एक्ट इन डिटेल। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि नाउ इट वाज ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अब ये ऑब्लिगेशन है, नाउ दे आर अंडर कंपल्शन, नाउ
it is obligatory and compulsory on them to establish panchayats in their own states. इससे पहले between 1992 और 1952, between these 40 years, it was not mandatory on the state government to establish पंचायत राज institution. This is very important thing. इसके बाद में ऑब्लिगेशन है, अब स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा. ओके, सो बिटवीन दिस 40 years देयर वेर पंचायत्स इन इंडिया, बट द प्रॉब्लम इज दिस पंचायत्स वेर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. फर्स्ट थिंग, दिस पंचायत्स डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स, राइट. सो ये सब प्रॉब्लम्स रहने के वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायत्स को, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फिर पंचायत एस्टैब्लिश किए गए. ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. इफ यू आर रीडिंग द पंचायत राज टॉपिक और ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया, इट मीन्स कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. यू टेल मी कि 1952 और 1992 ये जो 40 years का स्पैन है, सो इतना लेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों मिला पंचायत्स को? वाई आर वी सो लेट? वाई हैवंट वी ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत्स ड्यूरिंग 1960 इटसेल्फ? इसका आंसर बताइए आप. इतना लेट क्यों हो गया? 1992 तक देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत्स, है ना. अगर रूरल डेवलपमेंट सही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहता, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वॉज सो मच कंसर्न्ड अबाउट द रूरल डेवलपमेंट्स, तो हम लोगों ने 1960s में ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए था पंचायत्स को. 1960s में ही हम लोगों ने एक्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत इस्टेब्लिश करने चाहिए. सो फिर इतना डिले क्यों हुआ? वाई दिस डिले ऑफ 40 years? एनी गेस, एनी आंसर? अगर विलेजेस हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट रहते, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950s में या 1960s में ही हम लोगों ने एक्ट पास कर देना चाहिए था, है ना. ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आया? टेल मी, इसका आंसर बताइए. व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिले? इसके थ्योरेटिकल 2 रीजंस है. ओके, एक रीजन ये है कि फर्स्ट थिंग, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे लिए यूनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रादर देन फैक्शनलिज्म, है ना. हम नहीं चाहते थे कि लोकलिज्म डेवलप हो. अगर पंचायत, स्ट्रॉन्ग पंचायत इस्टेब्लिश हो जाते 1950s में और 1960s में, तो लोकल लीडर्स भी डेवलप हो जाते, और लोकल लीडर्स अगर डेवलप होते और लोकल एरियाज अगर स्ट्रॉन्ग हो जाते, सो प्रोबेबली दे वुड हैव डिमांडेड फॉर सेपरेशन. और उस टाइम पे आवर मेन फोकस इट वाज यूनिटी. इंडिया को यूनिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने इंडिया की यूनिटी पे फोकस किया, है ना. क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, एंड ऑल ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स, उन लोगों के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया में रहना चाहे तो रह सकते, और दे कैन गो टू पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन एन इंडिपेंडेंट, है ना. नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स सेपरेट स्टेट्स मांग रहे थे. साउथ इंडिया में देयर वाज टेंडेंसी ऑफ सेपरेटिज्म. कश्मीर में प्रॉब्लम्स था, इधर गुजरात में प्रॉब्लम्स है. सो सबसे पहले हमारा मेन कंसर्न क्या था कि इंडिया को यूनिफाई करो, इंडिया की यूनिटी पर ध्यान दो. इसलिए हम लोगों ने पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए ज़्यादा फोकस नहीं किया. ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की सोसाइटी जो थी, इट वाज मेनली ए कास्ट रिडन सोसाइटी. कास्ट रिडन सोसाइटी. सो अगर उस टाइम पे पंचायत अगर इस्टेब्लिश भी हो जाते, सो प्रोबेबली वो पंचायत को डोमिनेट कौन करता? हाई कास्ट पीपल. हाई कास्ट पीपल. सो इसीलिए अगर पंचायत को अगर हाई कास्ट लोग ही डोमिनेट कर देते, सो दैट वुड हैव डिफीटेड द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग पंचायत. हम लोग पंचायत इस्टेब्लिश क्यों कर रहे? क्योंकि हम लोकल लोगों को इन्वॉल्व कर सके गवर्नमेंट फॉर्म करने में. वी आर एक्सटेंडिंग डेमोक्रेसी टू द लोकल पीपल, लाइक वी आर ट्राइंग टू फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट. हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते, बट अगर पंचायत को अपर कास्ट के लोग ही अगर डोमिनेट करेंगे, सो दैट इज डिफीटिंग द होल पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द पंचायत एक्ट, राइट. दिस बिकॉज ऑफ दिस 2 reasons इंडियन लीडर्स डिड नॉट फोकस मच ऑन ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायत. इसीलिए
इंडिया ने स्टेट्स के ऊपर में छोड़ दिया था ऑप्शन, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया कि दे कैन एस्टैब्लिश पंचायत अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। सो जिस स्टेट्स में जो चैलेंजेस है, जैसी उन लोगों की सिचुएशन है, उस हिसाब से वो लोग पंचायत एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अब ये पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, ओके, ये इतने आसानी से नहीं मिला। देयर आर सो मेनी कमिटीज and so many committees recommended to the government, so many committees recommended to strengthen the Panchayat Raj institution, some committees recommended to the government for granting constitutional status to the panchayats। इतने सारे recommendations होने के बाद में स्लोली स्टेडीली पंचायत के ऊपर जब ओवरऑल एक माइंडसेट बिल्ट हो गया इंडिया में कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि अब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली इस्टेब्लिश करने चाहिए, उसके बाद में फिर these acts were introduced in parliament and this bill turned into an act and that led to the establishment of Panchayat Raj institutions in India. Okay, so there are several committees. Let me tell you some names of few committees. See, exam में committee के recommendations नहीं पूछेंगे क्योंकि देर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कमिटी, बट हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप से आए कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये तो प्रीलिम्स में हो गया, और मेंस में देर इज अ लीस्ट पॉसिबिलिटी कि किसी कमिटी के रिकमेंडेशंस को पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक्ट के प्रोविजंस और एक्ट का फिर उसके बाद में आउटकम और जो चैलेंजेस है अभी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, वो इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, बट स्टिल लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कमिटीज। फर्स्ट कमिटी इट इज बलवंत राय मेहता कमिटी। बस नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, है ना, बट रिकमेंडेशंस हार्डली दे विल आस्क रिकमेंडेशंस। फर्स्ट थिंग इज बलवंत राय मेहता कमिटी। ओके, सो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। ओके, 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड बलवंत राय मेहता कमिटी। ओके, बलवंत राय मेहता कमिटी। सो दिस कमिटी recommended to the government to establish पंचायत राज institutions in India। 1957 में इस कमिटी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करी थी एंड द कमिटी सेड कि वी मस्ट इस्टेब्लिश पंचायत राज institutions in India। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट कमिटी इज अशोक मेहता कमिटी। ओके, अशोक मेहता कमिटी 1977 में अपॉइंट हुई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी कमिटी अशोक मेहता कमिटी। यू रिमेंबर, जनता पार्टी गवर्नमेंट 2 साल के लिए जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में थी इंडिया में 1977 से लेकर 79 तक, राइट। मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर 1977 टू 79 एंड इट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया। 1951-52 से लेकर 1977 तक तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही रूल किया इंडिया के ऊपर। ओके, और फिर this was the first time that non-Congress government it was formed in India and Ashok Mehta committee it was appointed. This committee submitted report to the government and this committee also recommended to the government for strengthening of पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ओके, बट ये कमिटी के रिकमेंडेशंस पे कुछ खास काम नहीं हुआ क्योंकि जनता पार्टी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी 2 साल में ही, है ना। कोलिशन गवर्नमेंट थी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में, आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे इसकी। कोलिशन गवर्नमेंट थी, इतने सारे लोगों को लेकर वो गवर्नमेंट बनाए थे उन लोगों ने। सो दैट वाज द रीजन कि दे कुड नॉट कीप द गवर्नमेंट यूनाइटेड एंड फाइनली विद इन 2 years इटसेल्फ दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट। सो इसी वजह से फिर ये अशोक मेहता कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट कमिटी इज GVK राव कमिटी। GVK राव कमिटी। ओके, सो दिस कमिटी सेड कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया में वो वीक हो चुके हैं क्योंकि एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के वजह से, एक्सेसिव सेंट्रली पंचायत को कंट्रोल करने के वजह से, एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंट्रोल रखने के वजह से पंचायत का एक्चुअली पंचायत वीक हो गए इंडिया में। सो
पंचायत को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. दिस वॉज दी थर्ड इंपॉर्टेंट कमेटी, दैट इज GVK राव कमेटी 1985 में अपॉइंट हुई थी. ओके, द फोर्थ इंपॉर्टेंट कमेटी दैट वॉज अपॉइंटेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड इट वॉज fourth important committee, it was LM Singhvi committee. Okay, so this was the fourth important committee, LM Singhvi committee, appointed by the Rajiv Gandhi 1986. Okay, so राजीव गांधी ने LM Singhvi committee को अपॉइंट किया पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के लिए और उसको रिवाइटलाइज करने के लिए. LM Singhvi, it was appointed by राजीव गांधी 1986. दिस कमिटी सेड कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को वी मस्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ओके, वी मस्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. सो दिस, इसके अलावा भी देर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, this is not the only recommendations, there are so many recommendations, but I am highlighting only one important point that you need to remember. Okay, so now LM Singhvi committee said कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब ग्रांट हो जाएगा, सो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा पंचायत के लिए, एंड दैट विल बी ऑब्लिगेटरी ऑन ऑल द स्टेट्स. ओके, सो अब यहाँ से फिर पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करने की स्टोरी स्टार्ट हुई. ओके, सो द फर्स्ट टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट, नाउ यू लिसन केयरफुली, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन बिल इन पार्लियामेंट 1989 में. राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस्ड किया पार्लियामेंट में टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत. लोकसभा ने पास किया बट राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया. ओके, रिजेक्ट कर दिया इन द सेंस राज्यसभा में पास नहीं हो सका. सो ये तो इसका तो यहाँ पर ये ओवर हो गया. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज VP Singh, Vishwanath Pratap Singh became the Prime Minister of India. So Vishwanath Pratap Singh also tried. Okay, so he also introduced a bill in the parliament, but this time also Vishwanath Pratap Singh government also failed. So still that bill did not become an act. Okay, now third time is, now who was the Prime Minister? Third important is we have Narasimha Rao government. Okay, so अब Narasimha Rao government के टाइम पर दिस बिल अगेन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एंड फाइनली ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट दिस पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस गॉट ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ओके, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. ओके, राजीव गांधी ट्राइड बट कुडंट पास द बिल. देन वी हैव VP सिंह गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया, तब भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया. फाइनली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में एंड दैट फाइनली बिल केम इनटू एक्सिस्टेंस एज एन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. ओके, नंबर याद रखना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन 24th April 1993. 24th April 1993. अब 24th अप्रैल 1993 से वो केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, हर स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया कि उन लोगों ने पंचायत को इस्टेब्लिश करना है. राइट, एक स्ट्रक्चर मिल गया है पंचायत को कि मेंबरशिप कैसी रहेंगी पंचायत की, रिजर्वेशन कितना रहेगा, इलेक्शंस कब होंगे, कौन सी अथॉरिटी इलेक्शंस करेंगी, मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, चेयरपर्सन्स कैसे इलेक्ट किया जाएगा, है ना, मिनिमम एज कितनी रहेंगी. ऑल दिस थिंग्स वेर क्लियरली मेंशन इन द एक्ट एंड नाउ स्टेट्स हैज टू फॉलो दिस एक्ट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. ओके, सो इसको मिटा देते हैं अभी.